everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I am your law mentor डिम्पल पारिक और आज हम फिर से एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज यहाँ पर बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट टू प्राइवेसी की, एंड साथ ही में यहाँ पर बात हो रही है इंडियन एविडेंस एक्ट की भी। सो लेट्स सी कि आज हम किस जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। आई बिलीव कि आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी, तो वीडियो पे आपको एक लाइक ज़रूर से कर देना है। एंड आप जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं, सेशंस चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं उसका एक केस का नाम है विभोर गर्ग वर्सेस नेहा। ठीक है, ये एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट वाला केस है जिसका जजमेंट जुलाई में आया था 2025 में। मैंने आपसे कहा ही था कि हम एवरग्रीन लैंडमार्क जजमेंट्स को भी कवर करेंगे और साथ में जो करंट लीगल डेवलपमेंट्स वाले जजमेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हम उनको भी कवर करेंगे। तो आज उनमें से ही एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस पे और देखते हैं कि आखिर बोला क्या गया इस पर्टिकुलर जजमेंट में। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, आपको रोज़ लैंडमार्क जजमेंट्स कवर करने हैं ताकि आपके एग्जाम आने तक आप बहुत सारे जजमेंट्स को कवर कर लो और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि आपके जो पैसेजेस बनते हैं ना वो वहाँ से फ्रेम किए जाते हैं। सो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर एक पर्टिकुलर जजमेंट के फैक्ट के बारे में पता हो, उसमें इशू क्या था, क्यों वो पर्टिकुलर जो जजमेंट था वो कोर्ट के पास गया, ठीक है, क्या क्वेश्चंस उसमें अराइज हुए और फिर उसके बेसिस पे कोर्ट ने क्या कहा। एंड ऑल्सो जजमेंट देने के बाद हमें उसका इम्पैक्ट देखने को क्या मिला, क्या रेलेवेंसी हमें देखने को मिली। अगर वो कोई एवरग्रीन जजमेंट है जो फॉर एग्जांपल 1980s में आया था, तो फिर हम ये देखेंगे कि भाई वो आज के टाइम पे 2025 में हमारे लिए क्या रेलेवेंसी रखता है। ठीक है, सो यस दैट इज ऑल अबाउट इट। अब अगर हम देखें इस पर्टिकुलर केस के फैक्ट को, तो बेसिकली यहाँ पर दो लोग इन्वॉल्व है, एक है विभोर और एक है नेहा। इन दोनों की ही शादी हो जाती है इन द ईयर 2009 और उनकी एक डॉटर भी होती है। बट क्योंकि उनके बीच में जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं होती है, तो विभोर नेहा के अगेंस्ट एक डिवोर्स पिटीशन डालते हैं कि मुझे नेहा से डिवोर्स चाहिए। अब ग्राउंड क्या है डिवोर्स का? वो है क्रूअल्टी। देखो, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। क्रूअल्टी को हम अगर एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स बात करें तो उसमें ये जो पर्टिकुलर केस है वो दोनों के अगेंस्ट ही हो सकता है, क्योंकि क्रूअल्टी वाइफ भी कर सकती है, क्रूअल्टी हस्बैंड भी कर सकते हैं। आपने बहुत सारे जजमेंट्स में, अगर आप फॉलो करते हो जजमेंट्स को, तो आपने देखा होगा किस तरीके से कोर्ट ने टाइम एंड अगेन डिफाइन किया है केसेस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे कि क्या क्रूअल्टी में आता है, क्या क्रूअल्टी में नहीं आता है। फॉर एग्जांपल कोई डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, ठीक है, और उनका कोई और भी लीगल एयर नहीं है, कोई सन डॉटर नहीं है, सिर्फ एक ही सन है। एंड जो उनकी डॉटर इन लॉ है वो अब उनके बेटे को उनसे मिलने नहीं देती है, उनके जो ओल्ड एज है उसमें उनको पैसा नहीं देने दे रही है, उनका ध्यान नहीं रखने दे रही है, तो वो भी क्रूअल्टी में आ जाता है। इफ़ देयर इज़ अ वाइफ जो कि इवन दो शी इज़ मैरिड, लेकिन वो पूरी दुनिया के सामने रिवील करना ही नहीं चाहती है कि शी इज़ मैरिड, ना वो सिंदूर लगाएगी, ना वो मंगलसूत्र पहनेगी और ना वो कभी किसी के सामने दिखाएगी। वो कहती है कि आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट टू द वर्ल्ड कि वी आर मैरिड। कहीं ना कहीं ऐसे पर्टिकुलर केसेस में भी कोर्ट ने कहा है कि ये क्रूअल्टी में आता है। क्या कोई परफेक्ट डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है जब हम बात कर रहे हैं क्रूअल्टी एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स? नहीं। ठीक है, सो जितने केसेस होंगे कोर्ट उसके बेसिस पे, उसके फैक्ट्स के बेसिस पे डिसाइड करते हैं क्या क्रूअल्टी में आएगा, क्या क्रूअल्टी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी विभोर क्या करते हैं, क्रूअल्टी के बेसिस पे डिवोर्स जो है वो फाइल करते हैं इन द ईयर 2017। नाउ इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर उन्होंने बोला है कि मेरे साथ क्रूअल्टी हुई है या जब भी कोई भी मैटर कोर्ट के सामने जाता है, तो उसमें हर पर्सन को ये एविडेंस देना होता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट और कोर्ट को ये पता है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज गिल्टी, ठीक है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर भाई जज को पता है कि हाँ ये पर्सन गिल्टी है, उनको देख के ही पता चल गया,
लेकिन क्योंकि एविडेंस नहीं मिला है सो उनको अक्विट करना पड़ जाता है। ये बहुत सारे स्कैम्स में भी हुआ है जहां पर क्योंकि एविडेंस नहीं मिल पाया तो अक्विटल हो गया। आपने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स पढ़े होंगे, है ना। तो एविडेंस देने का रिक्वायरमेंट तो यहाँ पर है ही, और एविडेंस देना और खुद को सही साबित करना ये विभोर का भी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। सो अब यहाँ पर होता यह है कि जब एविडेंस की स्टेज आती है उस टाइम पर विभोर क्या करते हैं कि कुछ मेमोरी कार्ड्स होते हैं, कुछ सीडीज होती हैं और सीक्रेटली रिकॉर्डेड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है उनकी नेहा के साथ, उसको शेयर करते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब आप यहाँ पर समझ रहे हो सीक्रेट रिकॉर्डेड क्या है, मतलब बात हो रही है, नेहा को पता नहीं है कि वो जो बोल रही हैं उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, बट विभोर ने रिकॉर्ड कर लिया, उन्होंने उसको सेफ कीपिंग में रख के रखा था कि जब जरूरत आएगी तब काम में ले लेंगे। और जब एविडेंस के स्टेज पे आए तो उन्होंने उसको एज अ एविडेंस कोर्ट के सामने पेश कर दिया। अब ये रिकॉर्डिंग्स जो थी इसके बारे में नेहा को कोई भी जानकारी नहीं थी। तो जब ये मैटर एविडेंस के स्टेज पे था, जब ये मैटर फैमिली कोर्ट में चल रहा था, तो उस वक्त फैमिली कोर्ट ने उस एविडेंस को एक्सेप्ट कर लिया, बोला कि हाँ ये रेलेवेंट है। भाई अगर क्रूएल्टी प्रूफ करना है, मारपीट नहीं हुई है लेकिन वर्बल क्रूएल्टी हुई है, तो इंसान ऐसा ही तो कोई एविडेंस लेकर आएगा। साफ साफ फैमिली कोर्ट ने यही कहा। बट देन जो नेहा है उन्होंने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है, तो उन्होंने अपील फाइल की, और जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उन्होंने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को साइड में रख दिया। उन्होंने ये बोला कि भाई हो ही नहीं सकता है ऐसा। वाई? बिकॉज ये एक क्लियर इन्फ्रिंजमेंट है ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेसी ऑफ द वाइफ। बिकॉज अभी हम एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन भी देखने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो भी कहता है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कॉन्वर्सेशंस हो रही है उनको रिवील करने की कोई ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई क्राइम कमिट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये बोला कि भाई नेहा की यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी है, तो उसको देखते हुए इस एविडेंस को हम लोग यहाँ पर नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अब विभोर जो है उनको बुरा लग गया, तो अब विभोर अपनी अपील लेकर गए। एपेलेंट कौन होते हैं? जो अपील लेके जाते हैं कोर्ट के पास, ठीक है। तो अब विभोर अपनी अपील लेकर के गए बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अब क्वेश्चंस क्या उठे उसी को हम बोलते हैं इश्यूज, ठीक है। वो कौन से पॉइंटर्स थे जिसपे सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था। पॉइंट नंबर 1 क्या था? कैन अ सीक्रेटली रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन बी एडमिसिबल इन एविडेंस? क्या इस तरीके से छुप करके अगर कोई पर्सन किसी कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर रहा है तो क्या उसको एज अ एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में हम पेश कर सकते हैं? नंबर 2, इन अ डिवोर्स प्रोसीडिंग्स कैन अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ स्पाउस बी परमिटेड एज एन एविडेंस? बिकॉज यहाँ पर बात हो रही है इंडियन एविडेंस एक्ट की भी, ठीक है। तो क्या इस पर्टिकुलर प्रोविजन को देखते हुए हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो भी बात हुई है क्या उसको एज एविडेंस पेश किया जा सकता है? एंड पॉइंट नंबर 3, शुड सच रिकॉर्डेड एविडेंस बी डिसअलाउड सोलली ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स द राइट ऑफ प्राइवेसी ऑफ वन ऑफ द स्पाउसेस? ये भी सोचने वाली बात है कि वाइफ कह रही है, नेहा कह रही है कि भाई ये तो मेरी राइट टू प्राइवेसी थी एज अ वाइफ, मैं अपने हस्बैंड को कुछ भी बोलूँ, ये हमारे बीच का मामला है। कोर्ट ने ये बोला कि क्या ऐसा हो सकता है, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। एंड एज अ रिजल्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे जाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और ये सही भी है बिकॉज हम अगर आज के ज़माने को देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी कभी हम लोग प्रूव नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि हमारे माइंड में कभी ऐसा होता नहीं है, स्पेशली इन केस ऑफ अ मैरिज एंड ऑल। तो हमेशा जो पर्सन है, मोस्टली ऑल ऑफ द पीपल, वो अपनी एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं कि नहीं भाई हमें कोर्ट में जाना ही क्यों है, हम ऐसा कोई मौका अराइज होने ही नहीं देंगे, कोई बात नहीं, झगड़ा हुआ है तो हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, चाहे वो झगड़ा भाई बहन के बीच में हो, मदर और डॉटर के बीच में हो, तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि ठीक है हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो कभी कभी माइंड में नहीं आता है ना। सो एज अ रिजल्ट अगर कभी गलती से आपने कुछ रिकॉर्ड कर लिया है या जानबूझ करके किया है कि क्या पता ये इस तरीके से मेरे साथ अगर बात कर रही है तो हो सकता है कि ये मुझे छोड़कर चली जाए, या फिर ऐसा कोई मोड़ आ जाए जहाँ पे हमें डिवोर्स लेना पड़ जाए, तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो एविडेंस होना चाहिए, है ना। एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 1, क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपील को अलाउ किया? यस, क्योंकि फैमिली कोर्ट ने तो हाँ बोल दिया था, फैमिली कोर्ट ने बोला कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बट फिर जब विभोर अपील लेकर गए हाई कोर्ट के पास, तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं भाई ये तो राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज कर रहा है ऑफ द वाइफ।
बट फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर अपील को एडमिट कर लिया। उन्होंने बोला कि जो फैमिली कोर्ट ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। Then coming to the next point, a secretly recorded telephonic conversation between a spouse is admissible as evidence in matrimonial proceedings. Even though एविडेंस एक्ट कह रहा है कि ये वाइफ और हस्बैंड के बीच का मामला है, तो ड्यूरिंग द मैरिज उन दोनों के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशंस होती है ना, हमें सैंक्टिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को प्रिजर्व करके रखना है। तो उनके बीच में जो कुछ भी बातें हो रही है वो उनके बीच में ही रहने दो, ठीक है। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि लेकिन अगर दोनों स्पाउसेस के बीच में ही कोई डिस्प्यूट हो रहा है, दोनों ने या तो एक दूसरे के खिलाफ कोई क्राइम कमिट कर दिया है या फिर उनका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, तो क्या इन दैट पर्टिकुलर केस उनके बीच में जो बात हुई है उसको एज अ एविडेंस पेश किया जा सकता है? बिल्कुल, यही कहा है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि हमें एक 3-fold टेस्ट करना होगा। भाई अगर मैं कोई रिकॉर्डिंग लेकर जा रही हूँ कोर्ट के सामने, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि क्या वो पर्टिकुलर बातें जो उस कॉन्वर्सेशन में हुई है वो केस के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, कि भाई उस एविडेंस से इस पर्टिकुलर केस के आउटकम्स में, फाइंडिंग्स में, रिजल्ट में, जजमेंट में क्या फर्क पड़ रहा है, एंड ऑल्सो वो रेलेवेंट है या नहीं है, वो तो बात है ही, लेकिन जो वॉइसेस उसमें है विभोर की और नेहा की, उसका भी यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन होगा कि भाई ये वॉइस जो है वो उनकी है या नहीं है, या फिर कहीं किसी और की हो, ठीक है। सो ये सारी चीजों के बारे में देखा जाता है। यहाँ पर 3-fold टेस्ट के बारे में कहा गया, रेलेवेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइस एंड एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डिंग। बिकॉज आजकल का अगर हम लोग जो दौर देखें उसमें तो इवन इफ यू आर स्क्रोलिंग आउट ऑन इंस्टाग्राम, है ना, उसमें भी इफ देर आर सम रील्स, तो आप फिगर आउट नहीं कर सकते हो कि कौन सी रील किसी ने रियली में उसको शूट किया है या फिर उसको विद द हेल्प ऑफ AI बनाया गया है, राइट। तो आई बिलीव आप समझ रहे हो यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद किसी पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग को हम लोग एज अ एविडेंस एक्सेप्ट कर सकते हैं। Now, the fact that a conversation was recorded without the knowledge or consent of the other person does not by itself make it inadmissible. भाई नेहा ने अगर बोला कि मेरी कंसेंट के बिना रिकॉर्ड हुआ था, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनफ नहीं है। सिर्फ इतना कह देना कि मेरी परमिशन के बिना हुआ तो आप इसको इनएडमिसिबल कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है। एंड येस ऑल्सो यहाँ पर बार बार बात हो रही है सेक्शन 122 की। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 122 है, ये ड्यूरिंग द मैरिज स्पाउसेस की कॉन्वर्सेशन को, कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट तो करता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी साफ साफ दिया गया है इसी पर्टिकुलर सेक्शन में। और वो ये कहता है कि अगर कोई क्राइम कमिट करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के खिलाफ, कोई डिवोर्स प्रोसीडिंग्स होती है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी सूट फाइल करते हैं वो लोग अगर एक दूसरे के खिलाफ, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस के लिए हो गया एक्सेट्रा, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो उनकी कॉन्वर्सेशंस को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और ये तो साफ प्रोविजन में दिया ही गया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, देखो कोर्ट ने यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बोली कि जो वो पर्टिकुलर वाइफ हैं उनके पास राइट टू प्राइवेसी तो है ही, लेकिन जो विभोर हैं उनके पास भी तो राइट टू फेयर ट्रायल है अंडर आर्टिकल 21। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में हमें एक लड़ाई और देखने को मिली, और वो थी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स, कि राइट टू प्राइवेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइफ की या फिर राइट टू फेयर ट्रायल। और इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, लॉ को देखते हुए, इंडियन एविडेंस एक्ट के इस पर्टिकुलर प्रोविजन को देखते हुए, पूरे के पूरे केस को देखते हुए, सारी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू फेयर ट्रायल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस जो विभोर के पास है वो सिर्फ और सिर्फ इकलौता ऐसा एविडेंस है जो कि उनको ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूएल्टी डिवोर्स दिलवा सकता है, और वो रेलेवेंट भी है, एक्यूरेट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी राइट टू फेयर ट्रायल है अंडर आर्टिकल 21 उसने प्रिवेल किया। एंड यहाँ पर कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही कि अगर स्पाउसेस जो हैं वो इस तरीके से एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, फ़ोन पे इस तरीके से बात कर रहे हैं कि किसी एक स्पाउस को तो उसको रिकॉर्डिंग ही उसकी लेनी पड़ जाए, ये सोचते हैं कि पता नहीं कब काम आ जाए, इसका मतलब पार्टीज के बीच में कोई भरोसा नहीं है एंड द रिलेशनशिप इज़ ब्रोकन, ठीक है। तो
ये सारी चीज़ें जो है वो मैरिटल डिसहार्मनी को दिखाता है। एंड वही बात है कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, वैसा कुछ ही है कि भाई भरोसा जब है ही नहीं तो फिर लोगों को हम साथ में रहने के लिए क्यों मजबूर करें, राइट। सो यस, ये सब कुछ बातें थी जो कि यहाँ पर कोर्ट ने कही, सुप्रीम कोर्ट ने कही, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, राइट टू फेयर ट्रायल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैट्रिमोनियल केसेस की अगर हम बात करें, और तो अगर आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू फेयर ट्रायल और राइट टू प्राइवेसी के बीच में झगड़ा हो जाएगा तो राइट टू फेयर ट्रायल विल प्रिवेल, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। ऐसा इसका हमें देखने को मिला। उसके बाद में स्पाउसल प्रिविलेज, जो हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट का जो हम लोग सेक्शन देख रहे हैं, प्रोविजन देख रहे हैं, उसमें कहीं ना क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। बिकॉज सब लोगों ने यही कहा कि भाई ये सेक्शन तो प्रोटेक्ट करता है हस्बैंड और वाइफ के कॉन्वर्सेशन को ड्यूरिंग द मैरिज, बट कोर्ट ने बोला कि एक्सेप्शन को भी तो देखो। तो उससे हमें एक और बात पता चली कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई इशू चल रहा है, उन्होंने दूसरे के खिलाफ कोई क्राइम किया है या फिर सूट फाइल किया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये प्रोविजन काम नहीं करेगा, इसको हम लोग अवेल नहीं कर सकते हैं। एंड ऑल्सो द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आज जब हम देख रहे हैं कि जो हमारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं वो भी ऑनलाइन होती हैं, तो उस ऑनलाइन कोर्ट प्रोसीडिंग्स के ज़माने में बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग एविडेंसेस, बिकॉज देखो डिजिटल इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, आजकल तो हम लोगों ने अपने साथ कैश रखना भी छोड़ दिया है, मोस्ट ऑफ द पीपल, और स्पेशली हमारे एजेस के, है ना। हमारे पेरेंट्स की तो बात अलग है, बट हमारे एज के अगर लोगों को देखें तो कैश भी नहीं रखते हैं, फ़ोन के भरोसे बाहर निकल जाते हैं। तो जब इतना डिजिटल, अगर हम एरेना बोल सकते हैं इसको, है अगर, तो फिर डिजिटल एविडेंस को, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अगर हम एडमिसिबल बोल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एक और बात का ध्यान रखना है कि वो ऑथेंटिक होनी चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि कैसे पता चलेगा ऑथेंटिक है या नहीं है। इसी के लिए स्पेशल टीम्स होती हैं जो देखते हैं, जो जिनके पास जाएगा वो पर्टिकुलर वॉइस नोट, और फिर वो पता करेंगे कि भाई ये इनकी आवाज़ है या फिर नहीं है ना। तो ये काम तो कोर्ट का है, वो देख लेंगे इस चीज़ को। एंड ऑल्सो उसके बाद लास्ट में गाइडेंस फॉर द फैमिली कोर्ट्स, वो क्या है, द जजमेंट प्रोवाइड्स क्लियर गाइडेंस टू फैमिली कोर्ट दैट दे कैन एंड शुड एडमिट सच एविडेंसेस इफ इट इज रेलेवेंट टू द एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट विदाउट बीइंग कंस्ट्रेन्ड बाय प्राइवेसी आर्ग्यूमेंट्स इन दिस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। कि भाई अगर ऐसे एविडेंसेस रेलेवेंट हैं तो उनको ले लो, है ना, मना नहीं करना ऐसे एविडेंसेस के लिए। एंड यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। आपको अगर इतने ही सिंपलेस्ट वे में और भी कोई कॉन्सेप्ट समझना है, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट सेशन उस पर ज़रूर से लेकर आएंगे। एंड येस, इफ़ यू आर इन सर्च ऑफ अ गुड मॉक टेस्ट, तो मैं आपको गाइड कर देती हूँ टुवर्ड्स द ऑफिशियल यूट्यूब ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। यहाँ पर आपको आपके नीड्स के अकॉर्डिंग 5 फुल लेंथ, 15 फुल लेंथ या 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, साथ में सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे। एंड यू विल ऑल्सो भी गेटिंग दी जजमेंट एक्सप्रेस, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये सब जजमेंट एक्सप्रेस का पार्ट है। जनवरी का अलग से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एग्जाम होगा तब तक हर महीने का जजमेंट एक्सप्रेस आपको मिलेगा इसके साथ, जिससे कि आपको यहाँ वहाँ जाना नहीं पड़ेगा और ज़्यादा सर्फ नहीं करना पड़ेगा कि क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। And that is all about it. Thank you so much. I will see you all in the next session.